फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा एंड वेलकम बैक टू नारी क्रिएशन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस, जो कि इतना डरावना नहीं होता जितना कि आपको डरा दिया जाता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी सावधानी बरती जाए तो यही एक्सपीरियंस आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें जैसे कि हर लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होता है, मुझे वॉमिटिंग, नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन टाइम के साथ वो भी ठीक हो गया। घर के मैं सारे ही काम कर लेती थी, चाहे वो मेरे घर का हो चाहे ऑफिस का हो, सारे काम और सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ चल रही थी। और डॉक्टर के यहाँ मैं टाइम टू टाइम विज़िट करती थी, तो डॉक्टर ने बताया बच्चा और आप बिल्कुल हेल्दी हैं और हैप्पी हैं, और इसका पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। उन्होंने मेरी पूरी प्रेगनेंसी मेरा बहुत ही ख्याल रखा, और उनमें 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप एक तो बिल्कुल भी वेट ना उठाएं, जो कि मैंने बिल्कुल भी पूरी प्रेगनेंसी नहीं उठाया है। दूसरा, मैंने बहुत ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ी और उतरी नहीं है। जितनी ज़रूरत होती थी मैं पूरे दिन में शायद 2 बार ही स्टेयर्स चढ़ती थी या उतरती थी। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिए। आपके घर में बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि आगे क्या होगा। उसके बाद मैं रेगुलरली तो विज़िट किया ही करती थी, तो इन्हीं सब चीज़ों में पूरे 8 महीने गुजर गए और मुझे 9 महीना लग गया। और 9 महीने में मैं रेगुलरली डॉक्टर के यहाँ विज़िट कर रही थी। जब मुझे 24 मार्च कंप्लीट हुआ तो मेरा जो 9 मंथ है वो पूरा हो चुका था और मुझे 10 मंथ लग चुका था। मैम ने मेरा एक अल्ट्रासाउंड किया जिसमें चेक किया कि बच्चे की हार्ट बीट कैसी चल रही है। तब उन्होंने मुझसे ये कहा कि रेखा, मैं बिल्कुल भी सुन नहीं पा रही हूँ बच्चे की हार्ट बीट। और जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मैं इतनी ज़्यादा होपलेस हो गई, और मुझे लगा मैम ये क्या कह रही हैं। तो मैंने कहा नहीं मैम, थोड़ी देर पहले ही मैंने उसकी हार्ट बीट सुनी है। हमने कहा हो सकता है कि मैंने बहुत कम टाइम के लिए चेक किया हो, इसलिए मुझे मूवमेंट पता ना चल पाया हो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिस्क है और हमें इमीडिएट ऑपरेशन करना होगा। और इस बात को सुनते ही मैं पसीने पसीने हो गई, और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई। और मेरी मदर इन लॉ का उस टाइम तक मेरे हस्बैंड को फ़ोन आ चुका था कि मेरी आने की ज़रूरत है या नहीं, तो उन्होंने बोला आप आ जाइए। डॉक्टर ने मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा कि बताओ क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी मदर इन लॉ आई हैं और मेरे हस्बैंड, आप उनसे बात कर लीजिए। जैसे ही मेरी मदर इन लॉ और डॉक्टर की बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आप सोच लीजिए आपको कितना टाइम चाहिए इस ऑपरेशन के लिए। तो मेरी मदर इन लॉ ने एकदम से ये कहा कि इसके लिए टाइम क्या चाहिए, अगर आपने देख लिया है, समझ लिया है कि ऑपरेशन ही होना है तो आप कर दीजिए ऑपरेशन। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि मैम ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन आ गई कि अभी तक तो ऐसा कोई भी बात नहीं थी कि सी सेक्शन होना है, एकदम से आप कैसे मतलब बता रही हैं कि सी सेक्शन होना है। तो उन्होंने बताया कि इनकी एक हड्डी है जो वेजिना के बीच में आ रही है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही मुश्किल है। और 9 मंथ में जो बच्चा है अपनी जगह छोड़ देता है, लेकिन उसने अभी तक अपनी जगह नहीं छोड़ी है, वो बिल्कुल ऊपर है। तो डिलीवरी नॉर्मल होना तो बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर अगर आप चाहते हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल इस बात के लिए मना कर दिया। लेकिन मेरी सिस्टर का उसी टाइम कॉल आया जिसे मैंने बताया कि मेरा सी सेक्शन होने वाला है, तो वो भी बहुत होपलेस हो गई। उसने बोला कि एक सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन लीजिए। तो हमने उसके बाद उसी दिन इमीडिएट एक सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन ली, वो भी एक गायनी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रही हैं और आपको सी सेक्शन ही होगा, क्योंकि आपको सेम प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल भी जगह नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। और इसी के बीच मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और मैं बहुत रोने लग गई थी, बहुत डरी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और मेरे हस्बैंड भी बहुत डरे हुए थे, मदर इन लॉ भी। तो इसी बीच जो मेरी डॉक्टर थी जिनके साथ मैं रेगुलर टच में थी, उन्होंने ही मुझे कहा था कि आज फिर आपका ऑपरेशन है, वो भी 3 बजे। तो अभी हम लोग उनके यहाँ 12 बजे गए थे, और 12 बजे से 3 बजे के बीच जो टाइम था उसमें हमने एक दूसरा डॉक्टर विज़िट किया, जिसमें कि मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं कि क्या क्या हुआ। उसने भी हमें सेम सजेशन दिया। उसके बाद 3 बजे तक मुझे कुछ खाना नहीं था और मैं घर पर थी और कंटिन्यू अपने सिस्टर या अपने हस्बैंड के टच में थी और बहुत होपलेस थी।
शाम के 3 बजे मैं डॉक्टर के यहाँ गई और मेरा पूरा मैटरनिटी बैग मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। और जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई मुझे ड्रिप लगी, लेकिन मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा होपलेस इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं बहुत टाइम से उनके साथ थी, मतलब उन डॉक्टर के टच में थी और मैं वहाँ के जितने भी स्टाफ था सबके साथ बहुत फ्रेंडली थी। तो मुझे पता था कि क्या हो रहा है। मुझे ड्रिप चढ़ी, मुझे थोड़ी देर बाद मैंने अपना जो गाउन था मैटरनिटी गाउन वो पहना। उसके बाद जब मैं ऑपरेशन थिएटर जाने लगी तो मेरे हस्बैंड ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर मुझे कह रहे थे कि गुड लक। उस टाइम तो मुझे लगा ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओटी के अंदर मैं गई और मुझे लिटा दिया गया और जब मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया तो मुझे नहीं समझ आया कि ये इंजेक्शन किस चीज़ के लिए है, जो एनेस्थीसिया का दिया जाता है इंजेक्शन। और जैसे ही उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और मुझे लिटाने की कोशिश की तो मुझे लगा ओ माय गॉड मेरे बैक में एक इंजेक्शन है और ये मुझे लिटा रहे हैं, तो मैं लेट नहीं रही थी। उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती लिटा दिया तो मुझे लगा कि ओके मेरी बैक में कोई इंजेक्शन नहीं है और मेरी आइज़ पर 2 कॉटन बॉल्स लगा दी गई। उसके बाद मुझे बस इतना पता था कि मेरे टमी पर वो लोग कुछ जेल लगा रहे हैं या कोई क्रीम लगा रहे हैं और थोड़ी देर बाद मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। और जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो मुझे सारी चीज़ें पता थी कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है और मैं इस तरीके से करती और मुझे लग रहा था कि मैं उठ के भाग जाऊं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मतलब ना ही मैं पूरी तरीके से होश में थी और ना ही बेहोश थी। और थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे टमी को ऊपर से प्रेस किया है और जैसे ही प्रेस किया तो उनके हाथ में बेबी आ गया और मुझे उसकी आवाज़ पता चली कि वो रो रहा है। और जब मुझे वो आवाज़ पता चली तो माय गॉड मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं रोने लगी और मुझे लगा कि मेरा बच्चा आ गया है मेरे पास। और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि रेखा रेखा रेखा, उन्होंने इस तरीके से मुझे बोला तो मैंने कहा यस डॉक्टर। उन्होंने बोला आपको बेटा हुआ है। और सीरियसली ये बेटा या बेटी की बात नहीं है, पर आपका बच्चा आपके हाथ में अगर बिल्कुल स्वस्थ आ जाता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के तो ये लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ है। और मैं रोने लगी। उसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं, उसके बाद मुझे ओटी से निकाला गया और मैं वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया मुझे। उसके बाद एनेस्थीसिया के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तो होश नहीं था। मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ पूरी रात रुकी, मेरे हस्बैंड रुके हुए थे। और एनेस्थीसिया का असर मेरे ऊपर इतना ज़्यादा रात में हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ठंड लग रही है। वो मार्च का टाइम था और बहुत ही गर्मी थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर नहीं था उस टाइम। मुझे बहुत गर्मी सर्दी लगने लगी सॉरी। तो उन्होंने मेरे ऊपर 1 ब्लैंकेट डाला, 2 डाले, 3 डाले और फिर भी मेरी ठंड रुक नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं। और उन्होंने पूरी रात मेरे पैरों को वो मसलते रहे, उसको मतलब ऐसे ऐसे गर्माहट देने के लिए रब करते रहे और मुझे इसी बीच नींद आ गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। स्टिचेस लगे हुए थे, यूरिन का पाइप लगा हुआ था और मूव नहीं कर पा रही थी बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन बच्चे को एक तरफ देख के बहुत खुशी हो रही थी। तो लगा यार उफ, एक औरत की लाइफ कितनी मुश्किल है। एक बच्चे को जन्म देने के लिए उसे कितनी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और इसी बीच जो एनेस्थीसिया का असर था वो मुझ पर बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझे ऑलरेडी सर्वाइकल प्रॉब्लम है। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से मेरी जो बैक की जो नसें हैं वो इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी कि मैं अपना हेड भी मूव नहीं कर पा रही थी। मुझे इतना पेन हो रहा था। और सिर्फ उन्होंने जो मेरी डाइट क्या बोलेंगे, उन्होंने मुझे तीसरे दिन सिर्फ एक चाय और 4 मोनाको बिस्किट दिए थे जो कि वाह मुझे इतने अच्छे लग रहे थे कि कितना यमी है, कितना टेस्टी है। क्योंकि मैंने पूरे 3 दिन बाद कुछ खाया था, उसके बाद थोड़ा सा दाल का पानी पिया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही मेरा प्रोसेस चलता रहा। 3rd डे के बाद उन्होंने मुझे जब कुछ खाने को दिया तो मैं बहुत अच्छी तरीके से फ़्रेश हो गई क्योंकि फ़्रेश होना जो सी सेक्शन के बाद होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो आपको डिस्चार्ज नहीं करते।
तो वो भी सारे प्रोसीजर हो गया और 4th डे मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद मेरा जो घर है वो 2nd फ्लोर पर है, तो मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर में शिफ्ट हो गई और उन्होंने ही पूरा टाइम मेरा ख़्याल रखा। और जिसमें कि मैं मॉर्निंग में कुछ मखाने लिया करती थी चाय के साथ और 4 या 5 बिस्किट लिया करती थी। पूरे सी सेक्शन में मैंने ये मतलब 1 या सवा महीने मैंने ये चीज़ फ़ॉलो की है। देखिए, मुझे सी सेक्शन के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला है कि घी बहुत नहीं खाना चाहिए या दूध बहुत नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, मैं इन सब बातों को गलत कहती हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें खाई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है सी सेक्शन में जो मैंने नहीं खाई हो। मैंने हर चीज़ खाई है, लेकिन जो हर चीज़ है ना, वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पे किस चीज़ को खाना है। जब स्टार्टिंग में मुझे बताया गया कि बहुत ही लाइट फूड लेना है, बिना तेल मसाले सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से लेनी है, तो स्टार्टिंग में मैंने मखाना और ब्रेकफास्ट में चाय और थोड़े से 2 या 4 बिस्किट लिया करती थी। उसके बाद 11 बजे जो मिड मॉर्निंग स्नैक होता था वो मेरा होता था मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं लेती थी सिर्फ दलिया। उसके बाद दिन में दाल चावल रोटी सब्जी। और स्टार्टिंग में मैंने राइस नहीं लिए, वो मैंने बाद में लिए हैं, थोड़े से 15 या 20 डेज़ बाद मैंने राइस लेना स्टार्ट कर दिया है। और इससे जो 15 दिन के बाद जो है मैंने लड्डू भी खाए हैं जो जच्चा को खिलाए जाते हैं, लेकिन जो मेरे लिए लड्डू बने थे वो उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में घी था। तो आप लड्डू भी खा सकते हैं 15 या 20 डेज़ बाद, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन आपको स्लोली स्टार्ट करना है। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं खानी है, आपको खाना सब है, खाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 15-20 डेज़ बाद मैंने लड्डू खाने शुरू कर दिए। उसके बाद मैंने धीरे धीरे राइस खाना स्टार्ट कर दिया। और आप देखिए, इसमें आप जो दूध है, दूध आप सिर्फ मलाई वाला नहीं ले सकते, आप नॉर्मल दूध लीजिए, मतलब टोन फ्री दूध लीजिए, लेकिन आप एक बार दिन में दूध ले सकते हैं और वो लेना ज़रूरी भी होता है। अगर आप उसके बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप क्या खिलाएंगे ब्रेस्ट फीड के लिए? तो आप जब कुछ अच्छा खाएंगे, आपको दूध होगा तभी आप दूध पिला सकते हैं। तो इसलिए डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न मत रहिए और बहुत सारी चीज़ों को ये मत बोलिए ये मत खाइए वो मत खाइए। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर जो चीज़ें आप नहीं खाएंगे वो आगे आपको डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो इसलिए आपको शुरू से ही अपनी डाइट धीरे 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 चेंज करनी है, और जिससे कि आपकी बॉडी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लेगी। तो ये है मेरा सी सेक्शन एक्सपीरियंस। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। थैंक यू सो मच।